नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज की एक हस्ती युवा नेता शशांक त्रिपाठी जी हैं। शशांक त्रिपाठी बीजेपी नेता हैं। आप शहर उत्तरी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और शशांक त्रिपाठी बीजेपी में तब आए जब बीजेपी में बहुत कम लोग शामिल हुए थे। लेकिन शशांक त्रिपाठी के साथ क्या घटनाएं घटी, उनके क्या राजनीतिक विचार हैं, आज हम उनसे जानकारी लेंगे। शशांक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में। धन्यवाद मनोज जी। शशांक सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप बीजेपी के नेता हैं, एक करंट मुद्दे पे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति देश में चल रही है? अगर हम जीतेंगे नहीं तो छीन लेंगे, कर्नाटक छीन लिया, मध्य प्रदेश छीन लिया, हो सकता है भविष्य में महाराष्ट्र और राजस्थान में। ये क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मनोज जी, राजनीति में सब जायज होता है और पूर्व में कांग्रेस ने भी किया है, वर्तमान में यदि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है, तो यह कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं होता है। वह सरकारें बहुत अच्छी चल नहीं रही होती हैं। जो विधायक चुन के आए होते हैं उनके मन में भी कहीं न कहीं यह संतोष रहता है कि जो हम परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं वो हम मौजूदा सरकार में नहीं दे रहे। ये संतोष वो रहता है कि मंत्री पद का लालच और तमाम लालच उनको इस तरह मजबूर कर रही है कि इससे पता लगा कि विधायी संस्थाएं, विधानसभा और लोकसभा इससे प्रभावित हो रही है। ये मतलब क्या है कि जो कांग्रेस ने किया वही हम भी करेंगे। अगर उन्होंने गलत किया, आपने उसके लिए आंदोलन भी किया और फिर वही काम कर रहे हैं, तो ये न्यायोचित है क्या? राजनीति में सब कुछ जायज है मनोज जी, और सिद्धांत अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। जब आप सत्ता में रहेंगे तभी आप जनता के लिए भलाई कुछ कर पाएंगे। यदि कहीं से आपको ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या जहां का भी आप उदाहरण दे रहे हैं, मानिए महाराष्ट्र में भी देखिए भाजपा ने सरकार बनाने जा रही थी और वहां पे शिवसेना ने सरकार बनाई। उनका अपना पार्टनर में झगड़ा हुआ। सवाल केवल सत्ता का है मनोज जी। जो सत्ता में रहेगा वही कुछ कर पाएगा। बीजेपी को हमेशा सत्ता चाहिए। हर राजनीतिक दल को सत्ता चाहिए। उसमें चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश में सपा हो या बसपा हो, सबको सत्ता चाहिए। सर, आपका परिवार भी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर रहा है जी। आपको ये नहीं लगता है कि आज जुडिशरी में जैसे ही जज रिटायर हो रहे हैं, राज्यपाल बनाए जा रहे हैं, जज रिटायर हो रहे हैं, उनको सांसद बना दिया जा रहा है जी, तो इससे जनता के दिमाग में ये बात नहीं जाती है कि उसके खिलाफ आए हुए फैसले वो प्रभावित रहे होंगे, या वो ऐसे कैसे अछूते होंगे कि वो फैसला देते समय कुछ प्रभाव में ना रहे हों, जबकि उनको लालच है कि वो राज्यपाल बनेंगे या वो सांसद बनेंगे। आपका इस बारे में शक करना या सोचना या जनता का इस बारे में सोचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति हर पहलू को दो नजरिए से देखता है। लेकिन जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से जुडिशरी को जानता हूं, तो मैंने यह महसूस किया है कि जजेस बहुत ज्यादा संख्या में आज भी जुडिशरी से ज्यादा ईमानदारी कहीं नहीं। आप अधिवक्ता भी रहे हैं जी। और न्याय हित में जो भी उनको कर्म करना होता है वो करते हैं। कभी कभी जो विपक्ष में जो लोग होते हैं उसका गलत अर्थ ले लेते हैं, और ये पूर्व में भी होता रहा है कि रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना कोई गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और यदि किसी का बड़ा कद है तो वह राज्यसभा में ही जाएगा, तो फिर गांव में ब्लॉक प्रमुख नहीं बनेगा। और उनमें जैसे जस्टिस गोगोई ने पूरे देश में अपने फैसलों से जनता को बहुत कुछ दिया है, तो हमको ये हमेशा पॉजिटिव लेकर सोचना चाहिए कि राजनीति में भी वो यदि आए हैं, राज्यसभा में भी आए हैं, तो वहां भी वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि एक देश में अच्छा संदेश। आप तो आप विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, हो सकता है भविष्य में लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। एक नेता के रूप में आप मुझको ये बताइए, क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए कि किसी ऊंचे पद से रिटायर होने के कम से कम साल भर 2 साल बाद वो कोई ऐसा पद ले जिससे जो उनके फैसलों पर कोई सवाल न उठे? बहुत से जगहों पे ऐसा है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद एक नया पद बना। उस पद पर भी नियुक्ति के बाद यह हुआ कि जब उस पद से व्यक्ति हटेगा तो वह कोई भी भविष्य में नया पद कुछ सालों तक नहीं ले पाएगा। उस कानून में और सुधार कर दीजिए, उसमें और लोगों को जोड़ दीजिए,
उसके विकल्पों को और बढ़ा लीजिए, और जो आपने कहा ये करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, यदि आप किसी तात्कालिक लाभ के पद से हटे हैं तो तुरंत आपको नहीं मिलना चाहिए, इससे जनता में गलत संदेशा जाता है। बिल्कुल ठीक बात। चलिए मैं आपसे एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नोटबंदी से लोग परेशान हुए, काला धन का वो किया गया, काला धन आएगा वो नहीं आया, बेरोजगारी घटेगी वो बढ़ती चली गई, देश की अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही है, ऐसा आंकड़े हैं, सब रेटिंग घटती जा रही है। और जो है मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतना मनमानी क्यों करती है? देखिए, देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा कोई चमत्कारी व्यक्तित्व है। क्या चमत्कार? वो और कोई दैवीय चमत्कार? मैं बता रहा हूँ, जो एक नौजवानों की ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के साथ वो आज कार्य कर रहे हैं। और रहा सवाल नोटबंदी का, जो आप कह रहे हैं कि नोटबंदी का कोई प्रभाव नहीं मिला, नोटबंदी से बहुत प्रभाव मिला। नोटबंदी से बहुत सी चीजें काबू में आई, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि काला धन बरामद नहीं हुआ, उसमें कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय घपलेबाजी में लगे रहते हैं। उन लोगों ने कुछ काले धन वालों के काले धन को भी किसी कागज से सफेद कर लिया। निश्चित रूप से ऐसा होगा। ये मशीनरी पकड़ नहीं पाई, ये मशीनरी पकड़ नहीं पाई, लेकिन भविष्य में पकड़ी जाएगी। अच्छा, अभी भी वेट करेंगे? वेट नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि सुनारों के यहाँ सुनारों के सारे अकाउंट को अब इस समय स्क्रूटनी की जा रही है, देखा जा रहा है कि उस दौरान आपने कितने रुपए का सोना बेचा, उसके पहले का आपका क्या रेशियो था, बाद में आपका क्या रेशियो आया, मात्र कुछ महीनों के लिए अचानक कैसे इतना ज्यादा हुआ। 2016 में नोटबंदी किया गया, उसका स्क्रूटनी आज भी अभी चली रही है। पूरे देश का मैटर है, कुछ समय लगेगा लेकिन चल रही है वह। और हर कार्य के कुछ प्लस और माइनस। मैं देश की राजनीति पे थोड़ा सा कम बात करना चाह रहा था, क्षेत्रीय राजनीति पे ज्यादा बात करना चाह रहा था, लेकिन एक और है। अभी जैसे सीए को लेके इतने आंदोलन चल रहे हैं, एनपीआर को लेके आंदोलन चल रहे हैं, आखिर जब इतनी बड़ी जनसंख्या आंदोलित है, उसके कुछ सवाल हैं, सरकार उस सामने आके क्यों नहीं जवाब देती, या उनके आंदोलन जो चल रहे हैं उससे क्यों नहीं समझौता करने की कोशिश? ये मनमाने पर नहीं, ये सरकार ने किस सवाल का जवाब नहीं दिया, पहले तो हमको ये बताइए। ऐसा कोई सवाल जो भी उठा जिसका सरकार ने जवाब न दिया हो। लेकिन जो आंदोलनरत जनता है, जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आंदोलित हैं, वो बहुत एक छोटा वर्ग आंदोलित है, सब आंदोलित नहीं है। और जो भी आंदोलित है वो चीजों को बहुत तरह से समझ नहीं रहे, उनको भी कुछ उनके ही नेताओं ने गुमराह किया हुआ है, ऐसा लगता है। अब मैं आता हूँ शशांक त्रिपाठी का परिवार बहुत ही माननीय इलाहाबाद में जाना माना है, ऊंचे पदों पर रहा है और अभी भी हैं। शशांक त्रिपाठी की जो है रुचि राजनीति में कैसे हुई? आप मनोज जी, हर व्यक्ति को राजनीति में योगदान देना चाहिए। हम लोगों ने अपना कार्य व्यवसाय वगैरह जो कुछ भी किया, जब उसको मैंने अपना अच्छे से कर लिया तो मुझे ये लगा कि अब मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मुझे भी राजनीति में अपना योगदान देना चाहिए। क्योंकि यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, लोग हमेशा ये कहते हैं कि राजनीति कीचड़ है, गड़बड़ है, उसमें सब बुरे लोग हैं, तो अच्छे लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि अच्छा काम हो। और उसी को सोच करके हम लोग राजनीति में हैं कि नौजवानों को भी पूरा उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अरे राजनीति व्यवसाय नहीं है, ये देश व्यवसाय नहीं, राजनीति बिल्कुल व्यवसाय नहीं, क्योंकि आप राजनीति के बाद कानून भी बनाते हैं, देश के लिए बनाते हैं। अच्छा, राजनीति एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो आपको निभाना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी शशांक त्रिपाठी जब भारतीय जनता पार्टी में आए 2017 के पहले, भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं थे, वैसे भी उम्मीदवार नहीं थे, 9 लोगों को, बाद के लोगों को उन्होंने टिकट दिया। शहर उत्तरी में लगा था कि एक नया नेता मिलेगा शशांक त्रिपाठी जी को, लेकिन उन्होंने शशांक त्रिपाठी जी को टिकट ना दे करके हर्षवर्धन वाजपेयी को दे दिया, वो भी दूसरी पार्टी से आए थे। और उसके बाद जो भी राजनीतिक लाभ लेना होता है, कोई भी चुनाव आता है, शशांक त्रिपाठी का भंडारा हो रहा है, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बिना शशांक त्रिपाठी को लिए जो है काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि शशांक त्रिपाठी का भारतीय जनता पार्टी केवल प्रयोग कर रही है? मनोज जी, जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो निश्चित रूप से मुझसे इस समय यही कहा गया था कि आप चुनाव लड़ेंगे जी, क्योंकि हम लोग सक्रिय राजनीति वाले हैं, चुनाव लड़ने के लिए सदा इच्छुक रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक
नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बदली हुई पार्टी लग रही है। हम भी उसमें आए। चुनाव की पूरी तैयारी, चूंकि जनता में जो रहता है उसकी हर समय चुनाव के लिए तैयारी रहती है। अंत में जब टिकट बंटवारे का समय आया तो हो सकता है मैं किसी मुद्दे पे फिट न बैठा हूं, कहीं कोई ऐसी बात रही हो जिसमें हो सकता है जिसको टिकट मिला वो मुझसे बेहतर रहा हो। आप भी मानते हैं? मान लिया पार्टी मानती रही होगी, शशांक त्रिपाठी क्या मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। मुझे तो ये लगता है कि जो जनता के बीच में कार्य करने का जो जुनून मुझमें है, उस जुनून के व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत कम होंगे। मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला राजनीति में। जब तक मेरा आगे यही प्रश्न है कि शशांक त्रिपाठी शहर उत्तरी से ही जो है विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरे विधानसभा? मनोज जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। शहर उत्तरी क्योंकि मेरा जन्म स्थान है तो शहर उत्तरी से जो लगाव है वह ही है। लेकिन राजनीति में यदि आपको ये लग रहा है या ऐसी परिस्थितियां होती हैं भविष्य में, पहला मन तो यही रहेगा कि शहर उत्तरी से ही लड़ूं। लेकिन विकल्पों की बात आएगी तो निश्चित रूप से दूसरे विकल्पों पर भी विचार हो जाए, निश्चित रूप से होगा। हमने जैसा कि देख रहे हैं कि इलाहाबाद में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9 विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा के विधायक हैं। शहर उत्तरी आपका एक क्षेत्र है, उस शहर उत्तरी से आप लड़ना चाहते हैं। तो वर्तमान विधायक को आप उस योग्य नहीं समझते हैं कि उनकी कार्यशैली सही है आपके अनुसार? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उनकी कार्यशैली सही नहीं है, लेकिन आप उनसे क्या करते? यदि दूसरों को मौका मिलता तब तो आप फर्क समझ सकते हैं। तो अब वो मौका यदि भविष्य में मुझे यहाँ की सम्मानित जनता देती है या कोई ऐसा समय आता है, तब तो मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं उनसे बेहतर हूँ या नहीं हूँ। हो सकता है मैं उनसे भी खराब निकलूं, हो सकता है मैं उनसे अच्छा निकलूं। तो आप संभावनाओं पर ज्यादा आश्रित रहेंगे या अपने भरोसे पर? देखिए, राजनीति सदा अपने भरोसे पर करनी चाहिए, अपने दम पर करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां सदा आपका इस्तेमाल करेंगी, उसमें से आपको ये चुनना होगा कि कब आप सही निर्णय लेते हैं। सही निर्णय लेते, इसी पर मेरा एक सवाल है। जैसा मैं कह रहा था कि 9 विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उत्तरी से भी हर्षवर्धन वाजपेयी विधायक हैं। चलिए 2022 में अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी हर्षवर्धन वाजपेयी को ही देती है, वर्तमान विधायक को ही देती है, तो क्या शहर उत्तरी से शशांक त्रिपाठी किसी दूसरे दल से भी चुनाव लड़ सकते हैं? 2022 में निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, वो दल भाजपा भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है? दल तो संभावना भाजपा की ही रहेगी, लेकिन यदि भाजपा में मानिए कि अच्छे लोगों की संख्या पूरी हो चुकी हो, हमारी आवश्यकता न लगे, तो मैं कहीं और से भी चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ, निश्चित सोच सकता हूँ। शहर उत्तरी के विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कैसीनो को वैलिड कर देना चाहिए। शशांक त्रिपाठी शहर उत्तरी के नेता भी हैं, वो कितना सहमत है कि आपके विधायक कह रहे हैं कैसीनो को जो है वैलिड कर देना चाहिए, सही है? यह हमारे विधायक जी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये मेरा भी विचार हो। नहीं तो आपका क्या विचार है? मेरे विचार से तो कैसीनो, जुआ, शराब, इन सब चीजों को कम करना चाहिए, बढ़ावा देना नहीं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, जनता की बात सुनी नहीं जा रही। अगर कोई जनता किसी आंदोलित है तो उसके पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसको डिफेम किया जा रहा है, उसका करेक्टर रीड किया जा रहा है। इस तरह की सरकार कितना जो है जनमानस में अच्छी लग सकती है? देखिए, प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति से भिन्न होती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह अपने हिसाब से चीजों को देख रही है और करने का प्रयास कर रही है। हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, जो भाजपा की विचारधारा है, भाजपा अपनी विचारधारा के अनुसार चीजों को देख रही है। जब सपा की सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से देखा था, बहन जी की बसपा की सरकार थी उन्होंने अपने हिसाब से देखा था। कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं। यदि लोग खुश ना होते तो इतने प्रचंड बहुमत से सरकारें कैसे बनती? हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था आगे जो है कि जैसे कि गठबंधन की बात करते हैं, आजकल गठबंधन की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में 2 पार्टियों से गठबंधन किया था, लोकसभा में भी किया था। विपक्ष का कोई गठबंधन आपको दिख रहा है कि होता हुआ हो सकता है, या कौन सा ऐसा गठबंधन होगा या कौन सा ऐसा दल होगा जो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा आपके अनुसार? देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
बहुत ज्यादा मुखर होकर के कोई भी दल सामने नहीं आ रहा है। ये उनकी रणनीति भी हो सकती है कि अभी यदि हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमारे सारे जो आगे की रणनीति है खुल जाएगी या क्या होगा। नहीं, रणनीति खुल जाएगी, हमारे ऊपर सीबीआई, ईडी और इन सब का दबाव ज्यादा बन जाएगा। जो किया होगा वो डरेगा, जिसने नहीं किया होगा उसको इसका कोई डर नहीं होगा। तो लगता नहीं कि कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो एक आदमी से चलती हैं, तो वही जो कहते हैं कि उसको हो सकता है डर हो। मेरी समझ से तो राजनीति में ऐसा डर होना नहीं चाहिए। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि कौन सा गठबंधन जो है आपको लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे सकता है या कोई अकेली पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से विपक्ष में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। समाजवादी पार्टी के पास भी बहुत ही ऊर्जावान और नौजवान नेता के रूप में श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब पहले वो अपने परिवार के साथ भी थे, उनके ऊपर उनके परिवार का भी बहुत दबाव रहता था, कई वरिष्ठ उनके यहाँ जो थे, अब वो मुखर होकर के अकेले होकर के नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं और अब वो शायद आगे आ सकते हैं। अब आपके प्रमुख मुखातिब होता होंगे, आपने तो पहले भी कह दिया है कि आप शहर उत्तरी से चुनाव लड़ेंगे। अब ये प्रायोरिटी आपकी पहली भाजपा और दूसरी मैं शहर उत्तरी से लड़ूंगा या किसी अन्य विधानसभा से लड़ूंगा या उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन 2022 में लड़ेंगे। लेकिन 2022 में चुनाव लड़ूंगा। आपको लगता है कि दल बदल कानून में परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, दल बदल को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जा रहा है। आज के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दल बदल का कोई अर्थ नहीं रह गया है। हर राजनीतिक पार्टी अपने हिसाब से, कभी सपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा, कभी भाजपा बसपा का गठबंधन हो जाएगा। तो दल बदल जब ये राजनीतिक पार्टियां अपना कर सकती हैं, उस पर कोई आक्षेप नहीं लगाता, तो यदि कोई नेता इंडिविजुअली किसी आज राजनीतिक दल से भाजपा में है, कल सपा में चला जाए, परसों बसपा में चला जाए, तो वह उतना गलत नहीं है। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है, उसको कोई भी बहुत क्या शशांक त्रिपाठी मानते हैं कि सरकार जो है अपनी मनमानिकता कर रही है? जी बिल्कुल नहीं कर रही। शहर उत्तरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कम शब्दों में? शहर उत्तरी की जनता को सबसे बड़ा संदेश ये देना चाहूंगा कि आप कृपया वोट देने निकला करिए। आप सबसे शिक्षित विधानसभा में माने जाते हैं और सबसे कम वोटिंग परसेंटेज आता है। अच्छे लोग कभी नहीं आगे आ पाएंगे यदि आप वोट देने लगेंगे। अच्छा, जो समाज में कट्टरता बढ़ती जा रही है, खासतौर से धर्म का नाम लेके कट्टरता बढ़ती जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति से कितना सहमत है? क्या ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की नीति है, विपक्ष की नीति है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, धार्मिक कट्टरता का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और पहले की जो सरकारें थी या वर्तमान में जो सरकारें हैं, वो किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं रखती। ये चंद नेता होते हैं जो ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगता है कट्टरता। शहर उत्तरी मेला क्षेत्र में पड़ता है जी, इसके विकास का श्रेय आप प्रतिनिधि को देते हैं या जो है मेला में आए हुए फंड को? देखिए, प्रयागराज का जो भी विकास हो रहा है, उस प्रयागराज के विकास में सबसे बड़ा योगदान तो कुंभ का होता है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास प्रयागराज का ही होता है और उसके बाद यदि किसी को भी श्रेय जाता है तो वह यहाँ के कुछ बड़े नेताओं को जाता है। जैसे वर्तमान में केशव मौर्य जी। केशव मौर्य जी भी एक चमत्कारी व्यक्तित्व के रूप में उभर करके सामने आए। यदि प्रयागराज से उनको बड़ी जिम्मेदारी भाजपा ने दी तो उन्होंने अपने को साबित करके दिखाया कि उनमें क्षमता है। मेरा सर अंतिम छोटा सवाल है, उसको आप बोल भी चुके हैं कई बार, शशांक त्रिपाठी 2022 का चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, आपने मनोज तिवारी टॉक में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा। और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका मनोज तिवारी टॉक शो ऐसे ही नित बुलंदियों पर पहुंचे। थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ शशांक त्रिपाठी जी थे जो शहर उत्तरी के नेता हैं और उन्होंने कहा कि चुनाव संभावनाओं का खेल है, उनको 2022 में चुनाव लड़ना है। वह विधानसभा क्षेत्र शहर उत्तरी भी हो सकती है या दूसरी भी कोई, वो तब की परिस्थिति पर निर्भर करे। बड़ी बेबाकी से शशांक त्रिपाठी जी ने कहा कि जो जिस योग्य है उसको उसका वह पद मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है वेट करना चाहिए था। जनता का सवाल उठाना जायज है। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके से प्रयागराज के अन्य नेताओं को। अब इजाजत दीजिए, देखते रहिए आप।